का स्वागत है टुडू वॉइस में। हम देखेंगे जो 13वां फिर से मिनिस्ट्री स्तर कॉन्फ्रेंस चल रहा है डब्ल्यूटीओ का। इसी पे भारत का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह है कृषि से संबंधित कृषि का भंडारण, कृषि पे मिलने वाला सब्सिडीज अर्थात किसानों का मुद्दा है जो चलने वाला है डब्ल्यूटीओ में। पुनः दूसरा है मत्स्य पालन को लेके मत्स्य उद्योगों को मिलने वाला सब्सिडीज, मत्स्य पालन से संबंधित जो मामले हैं डब्ल्यूटीओ में चलेंगे। इस पे विकसित राष्ट्र भारत पे प्रेशर बना रहे हैं कि भारत किसी भी तरीके से उनकी बात को मान ले। इधर भारत भी फुल स्टैंड में है कि हर कंडीशन पे विकसित राष्ट्र को परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा फूड सब्सिडीज को लेके, मत्स्य पालन को मिलने वाले सब्सिडीज को लेके। तो यही है मामला आज का। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग भारत व कृषि तथा मत्स्य उद्योग जो डब्ल्यूटीओ में चलेंगे। टॉपिक क्या है? भारत का जो खाद्य और मत्स्य उद्योग है डब्ल्यूटीओ मामला। तो एक साइड भारत है और दूसरे साइड में विकसित राष्ट्र है। तो भारत क्या विकसित राष्ट्र प्रेशर बना पाएगा कि विकसित राष्ट्र भारत पे प्रेशर बनाएंगे और कृषि को मत्स्य उद्योगों को मिलने वाला सब्सिडी समाप्त होगा। यहाँ के मछुआरे का भविष्य क्या होगा और किसानों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के सब्सिडीज, यूरिया पे सब्सिडीज, जल पे सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस के रूप में सरकारी सब्सिडीज, अलग अलग तरीके का सब्सिडीज, भविष्य क्या होगा ये डिसाइड होगा डब्ल्यूटीओ में। भारत चाहता है परमानेंट सोल्यूशन, स्थायी समाधान हो सब्सिडीज का। बार बार नोक झोंक तनातनी ठीक नहीं है। स्थायी समाधान भारत चाहता है निकाले किसी भी तरीके से डब्ल्यूटीओ। अब एक बार देखते हैं डब्ल्यूटीओ में सब्सिडीज कितने तरीके का होता है। पहले इसको हमको समझना होगा। कृषि सब्सिडीज, डब्ल्यूटीओ में कृषि सब्सिडीज सब्सिडीज इकोनॉमिक्स में क्या होता है? एक तरीके से समर्थन। सब्सिडीज का मतलब समझिए कि आपको एक समर्थन मिल रहा है, अर्थात जो प्राइस है इसी का दाम अगर अधिक है तो दाम अधिक है, इसे कम करने के लिए सब्सिडीज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्राइस का दाम था मान लेता हूं मैं 110 रुपए और आपको सामान मिल रही है 100 रुपए में, तो 10 रुपए का जो ये नुकसान हुआ, ये नुकसान एक्चुअली में सब्सिडीज के रूप में सरकार दे देगी। तो नुकसान नहीं होता है। 110 रुपए का जो प्रोडक्ट था मार्केट में आपको 100 रुपए का मिला, तो 10 रुपए का नुकसान जो कंपनी को था या उद्योगों को था वो सरकार सब्सिडीज दे देगी 10 रुपए का। तो यही एक तरीके का सब्सिडीज है कि समर्थन मिल जाता है। जो गैस का दाम जैसे देख रहे होंगे कि उस पर भी सब्सिडीज मिलता है। तो डब्ल्यूटीओ में कृषि सब्सिडीज अलग अलग बॉक्स में दिखाया जाता है। पहले तो इसको ध्यान रखना होगा आपको। कभी कभी पीटी का क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि बॉक्स, कुछ बॉक्स आते हैं, क्या बोल रहा है कि डब्ल्यूटीओ में बॉक्स है। ये बॉक्स है कृषि से संबंधित सब्सिडीज, ना कि उद्योगों को लेके ग्रीन बॉक्स। फिर बोलेंगे ब्लू बॉक्स, मतलब पेटी। बॉक्स का मतलब क्या होता है? पेटी। तो ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, अंबर बॉक्स, डी मिस सब्सिडीज और रेड बॉक्स। और एक बार जो सिग्नल है, सिग्नल का लाइट के हिसाब से देख लीजिए। ग्रीन कलर का सिग्नल होता है ट्रैफिक में, मतलब क्या है आप जा सकते हैं। ग्रीन बॉक्स में ऐसे कृषि उत्पादों को रखा जाता है जो आज बात कर रहे हैं ओनली कृषि और मत्स्य का, और कोई भी सेक्टर का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्रीन बॉक्स में ऐसे कृषि प्रोडक्ट, कृषि उत्पादों को, कृषि रिसर्च को, ट्रेनिंग अनुसंधान को कि आप सब्सिडीज दे सकते हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं है डब्ल्यूटीओ की साइड से। डब्ल्यूटीओ के साइड से इस ग्रीन बॉक्स में जो भी उत्पाद आ रहे हैं, रिसर्च सेंटर
आ रहे हैं, अनुसंधान आ रहे हैं, ट्रेनिंगों पे खर्च हो रहे हैं, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कृषि अगर उत्पाद है तो ये सब प्रोडक्ट आते हैं। अर्थात सब्सिडीज पे कोई रोक टोक नहीं है, कितनी भी सरकार दे सकती है सब्सिडीज ग्रीन बॉक्स में। जो ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स में जो किसानों को नुकसान है, यही वाला जो अभी बता रहा था मैं कि किसान बेच रहा है 110 रुपये में, सामान का रेट एक्चुअली में 110 रुपये, लेकिन किसान बेच रहा है 100 रुपये में, तो किसान को नुकसान हो रहा है 10 रुपये का। ये 10 रुपये जो नुकसान है किसानों को होने वाला नुकसान, इसकी भरपाई सरकार कर दे रही है, तो वो है ब्लू बॉक्स। जैसे मिनिमम सपोर्टिव प्राइस के रूप में देखेंगे। एमएसपी को किस में रखेंगे? एमएसपी सरकार का एक मिनिमम सपोर्टिव प्राइस फसल को लेकर रहता है। 22 तरीके का फसल पे सरकार दे रही है कि गेहूं का रेट सरकार तय कर दी, इससे कम पे गेहूं अगर बाजार में बिक रहे हैं तो सरकार उसकी भरपाई किसानों को कर देती है। तो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस को आपको ब्लू बॉक्स में रखना होगा। फिर अंबर बॉक्स, ऐसा सब्सिडीज जो व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, इसको धीरे धीरे कम करना पड़ता है अंबर बॉक्स में। तो व्यापार में विकृति उत्पन्न करता है कृषि उत्पाद। और डी मिनिमस में, इसमें सब्सिडीज किस तरीके का है कि विकसित राष्ट्र कृषि उत्पाद का 5% सब्सिडीज दे सकते हैं और 10% सब्सिडीज विकासशील राष्ट्रों के लिए है। दो चीज ध्यान देना है आपको। कृषि उत्पाद का कुल मूल्य, मान लेता हूं कुल गेहूं को, जो गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है, इसका मार्केट वैल्यू कितना है, कुल गेहूं का प्राइस एक साइड ले लेते हैं, मूल्य कितने का है गेहूं, इससे बोल रहा है कुल गेहूं के मूल्य का ओनली 5% दे सकते हैं सब्सिडीज विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्री। भारत जैसे राष्ट्र जो विकासशील राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्रों की संख्या अधिक है, जिनके पास संसाधन कम है, गरीब राष्ट्र हैं जिनकी प्रति व्यक्ति इनकम कम है, अर्थात धीरे धीरे ये विकास कर रहे हैं, विकासशील राष्ट्र हैं। तो विकासशील राष्ट्र अपने कुल कृषि उत्पाद का सिर्फ 10% सब्सिडीज दे सकते हैं। 10% से अधिक सब्सिडीज आएगा तो रोकना पड़ता है। यही मामला आ रहा है यहीं पे WTO में, कुल मिला के यही फंस रहा है मामला। रेड बॉक्स में ऐसे कृषि उत्पादों को बिल्कुल सब्सिडीज नहीं दे सकते, बंद करना होगा, रेड बॉक्स में आता है, अर्थात सब्सिडीज प्रतिबंध है। तो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, डी मिनिमस सब्सिडीज और रेड बॉक्स आ रहे हैं WTO के कृषि सब्सिडीज है। यहाँ पे बात चल रहा है कृषि सब्सिडीज और मत्स्य उद्योगों को लेके। एक बार कृषि सब्सिडीज को देख लेते हैं, भारत क्या चाह रहा है। भारत सरकार अलग अलग तरीके से सब्सिडीज दे रही है। कैसे दे रही है? ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में सब्सिडीज दे रही है, कृषि उत्पादों को भंडारण में दे रही है, उर्वरक पे, बीज पे सब्सिडीज, बिजली पे और MSP के रूप में भी दे रही है सब्सिडीज। अलग अलग तरीके का सब्सिडीज दे रही है। इन सभी को भारत चाहता है WTO में कि स्थायी समाधान हो, कोई अलग से बिल्कुल विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। अगर बात है सब्सिडीज की, फुल प्रेशर डालते हैं विकसित राष्ट्र। भारत का कहना है अगर विकसित राष्ट्र प्रेशर डालते हैं तो सब्सिडीज प्रति व्यक्ति पर मिलने वाला सब्सिडीज, प्रति व्यक्ति पे सब्सिडीज, प्रति किसान पे सब्सिडीज, प्रति किसान पे सब्सिडीज को जोड़ा जाएगा। अब यहां भारत बोल रहा है साफ साफ विकसित राष्ट्रों को भी और WTO को, अगर आप सब्सिडीज का मामला बात करेंगे, स्थायी समाधान नहीं निकालेंगे, विकासशील राष्ट्र को और भारत जैसे राष्ट्रों को छूट नहीं देंगे आप, तो सब्सिडीज की गणना कैसे करेंगे आप? ये आपको करना पड़ेगा प्रति व्यक्ति पे कितना सब्सिडीज और प्रति किसान पे कौन कितना सब्सिडीज दे रहा है। अब यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नार्डिक जैसी कंट्री। समझना होगा, एक साइड भारत है, भारत प्रति किसान पे या प्रति व्यक्ति पे, प्रति व्यक्ति मान लीजिए या प्रति किसान मानिए, तो अत्यंत ही कम सब्सिडीज देता है, क्योंकि पैसे की कमी है भारत के पास, अत्यंत ही कम है। लेकिन इससे 200 गुना अधिक सब्सिडीज विकसित राष्ट्र दे रहे हैं। ये 200 गुना है, ये भी ध्यान रखना है, गुना। अर्थात भारत जो एक किसान को सब्सिडीज दे रहा है, सॉरी, भारत का 200 किसान, भारत का 200 किसान US के एक किसान के बराबर है या ब्रिटेन के एक किसान के बराबर है,
यहाँ पे ये अंतर आ रहा है कि हम 200 किसान को जितना सब्सिडीज दे रहे हैं वो अकेले एक किसान को सब्सिडीज दे रहा है। ये बात सिर्फ कृषि प्रोडक्ट के लिए नहीं है, बल्कि इसमें अगर दूध सेक्टर का बात करें तो उसमें भी है। जो बोला जाता है कि एक दूध उद्योग है वेस्टर्न कंट्री में, तो दूध उद्योग को जो सब्सिडी दिया जा रहा है एक गाय या भैंस को, मोस्टली गाय पालते हैं, तो एक गाय को जो वेस्टर्न कंट्री अपना सब्सिडीज देता है वह भारत के 250 किसानों के बराबर है। अब देखिए इतनी सब्सिडीज में अंतर आ रहा है कि अमेरिका में एक गाय को पालने पे जितना सरकार सब्सिडीज दे रही है, दूध प्रोडक्ट को दे रही है, परिवहन से लेकर हर तरीके से समर्थन दे रही है, उतना भारत तो 250 किसानों को देता है। और अगर किसान की बात करें तो अमेरिका का एक किसान भारत के 200 किसान के बराबर सब्सिडीज का इस्तेमाल कर रहा है। तो बराबर कहाँ है, अंतर है। तो भारत चाहता है सब्सिडीज का मामला कैसे निपटे, एक कानून के जरिए निपटे। ये कौन सा कानून चाह रहा है भारत, विशेष पर विभिन्न व्यवहार, ये कानून है। स्पेशल बट डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट, ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। भारत यही चाहता है इसको लाने के लिए। सबके लिए तो कानून बने, लेकिन विकासशील राष्ट्रों के साथ अलग सा व्यवहार हो, उनको छूट मिलना चाहिए। तब तक छूट नहीं मिले जब तक कि वो बराबर ना हो जाए। ये दोनों किसान, यहाँ के किसान, यूनाइटेड स्टेट के किसान, या जब तक विकसित ना बन जाए तब तक के लिए। तो विशेष और विभिन्न व्यवहार, वेस्टर्न कंट्री पे तो बात किया जाए, पश्चिम राष्ट्रों को बात किया जाए सब्सिडी समाप्त करने के लिए, लेकिन विकासशील राष्ट्रों को बात ना किया जाए। अगर सब्सिडीज का मामला ही आता है काउंट करना है तो ऐसे काउंट कर लीजिए। तो ये है आपका कृषि और पब्लिक स्टॉक पे। यहाँ भंडारण भी है, सरकार भंडारण करती है, FCI गोदाम के जरिए ट्रांसपोर्टेशन भी कर रही है। उर्वरक के रूप में यूरिया पे सब्सिडीज देती है, अलग अलग बीज का दाम कम कराने के लिए सब्सिडीज है, बिजली पे सब्सिडीज, डीजल पे सब्सिडीज है, मिनिमम सपोर्टिंग, अलग अलग तरीके से सब्सिडीज दे रही है। अब सब्सिडीज की जैसे भी आप गणना कर लेंगे, विकसित राज्य 200 गुना अधिक प्रति किसान सब्सिडीज देता है। एक गाय का सब्सिडीज भारत में 250 किसान के बराबर का सब्सिडीज है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मत्स्य उद्योग। तो मत्स्य उद्योगों को अलग अलग तरीके से सब्सिडीज, जैसे नाव पे सब्सिडीज दे रही है, जाल के लिए, प्रशिक्षण पे, तो मोटर के लिए, आवास है, अलग अलग तरीके का, हर तरीके का पैसा जैसे भी दिया जा रहा है। WTO जोड़ने की कोशिश करता है या विकसित देश जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत का मत्स्य उद्योग तो विकसित हुआ ही नहीं है जितना कि वेस्टर्न कंट्री का विकसित है। जापान जैसे विकसित राष्ट्र मछली पकड़ने में, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, ये सब राष्ट्र जो है मछली पकड़ने में अव्वल है। लेकिन बाहरी मछली पकड़ने में सेकंड नंबर पे आता है, दूसरे स्थान पे आ रहा है वर्ल्ड में। इसके बाद भी जो मत्स्य उद्योग है एक इंटीग्रेटेड नहीं हो पाया, उतना विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि भारत के पास संसाधन फंड की कमी है। तो भारत चाहता है मत्स्य उद्योगों को लेकर भी जो सब्सिडीज है उसकी भी गणना कैसे किया जाए, हर तरीके से किया जाना चाहिए। अब इसमें विकसित राष्ट्र क्या चाह रहे हैं मत्स्य उद्योगों में, कि नियमित हो, मतलब नियमित मछली पकड़ने वाले हो, बड़े बड़े जहाजों में पकड़ा जा रहा हो, नियमित हो, अनियमित हो, मतलब मत्स्य या कानूनी हो या गैर कानूनी या कानूनी, देशी क्षेत्र में हो या तट क्षेत्र में हो या गहरे क्षेत्र में हो। विकसित राष्ट्र बोल रहे हैं जैसे भी मछली पकड़ा जा रहा हो, चाहे रेगुलर तरीके से, अनरेगुलेट हो, रिपोर्ट करने वाले हो, रिपोर्ट ना करने वाले हो, मछुआरे हो, जैसे भी हो, देसी नाव में पकड़ रहे हैं या मोटर लगे हुए नाव में पकड़ रहे हैं या गहरे जहाज में, गहरे समुद्र में पकड़े जा रहे हैं, तट क्षेत्र में, कैसे भी हो, समस्त को लिया जाए। समस्त सब्सिडी जो मिल रही है इसमें सबको शामिल कर लिया जाए। इधर भारत क्या चाह रहा है, भारत चाह रहा है कि
अभी हम पूरी तरीके से विकसित नहीं है, हमारे पास संसाधन की कमी है और हम गहरे समुद्र में तो अभी मछली नहीं पकड़ते। गहरे समुद्र में मछली कहाँ पकड़ रहा है, अभी भारत नहीं पकड़ता है। बड़े बड़े जहाज़ों की नौकाओं की कमी है, बेल ट्रेन जो मछुआरे हैं उसकी कमी है। तो गहरे समुद्र में भारत नहीं पकड़ता है। भारत चाहता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक बोलेंगे EEZ, अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो भारत का तट से 200 नॉटिकल मील तक है। नॉटिकल मील, समुद्र का नॉटिकल मील स्थल के नॉटिकल मील से अधिक रहता है, तो तट से 200 किलोमीटर से अधिक का मतलब 250 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र, गहरा क्षेत्र हो जाता है समुद्र में। अगर आप तट से 200 नॉटिकल मील दूर चले जाएंगे तो आप जो रहेगा महाद्वीप मगन तट को पार कर जाएंगे। महाद्वीप मगन तट से गहरे समुद्र की ओर जाएंगे। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का अभी भारत को अनुभव नहीं है और विकसित राष्ट्र पूरी तरीके से वेल इक्विपमेंट है, मैकेनाइज है, मशीन है उनके पास। तो हमको भी अधिकार मिलना चाहिए और हमारे पास संसाधन की कमी है। तब तक के लिए हमें 25 साल का छूट मिले, इसके बाद ही सब्सिडीज की गणना की जाएगी मत्स्य उद्योगों को लेके। तो भारत है और भारत के साथ विकासशील राष्ट्र लगातार देखिए WTO का जो अबू धाबी में होने वाला मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस है, क्या होता है, समाधान निकलता है या नहीं निकलते। फिर से बाली कॉन्फ्रेंस जो कृषि सब्सिडीज है, ये लगातार मामला बाली कॉन्फ्रेंस के बाद से रुका हुआ है। बाली कॉन्फ्रेंस 2013 इंडोनेशिया का एक सिटी है बाली कॉन्फ्रेंस, तो तब से रुका हुआ है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलिए टू डू वाइज में। तब तक के लिए बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए।